नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। कोरोना वायरस की चपेट से दिल्ली अब बाहर आती दिख रही है। पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है, वहीं एक्टिव केसों की संख्या सिर्फ 15,000 है। रिकवरी रेट 84% के करीब हो चला है। वहीं जहां कई राज्यों में कोरोना बेडों की कमी है, वहीं दिल्ली में 77% सरकारी कोरोना बेड खाली है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट जून महीने में चिंता का विषय था। 8 से 14 जून के बीच यह 32% तक पहुंच गया था, लेकिन इस हफ्ते ये गिरकर 7% पर रह गया है। पॉजिटिविटी रेट यहाँ ये मतलब है कि कितने टेस्ट पर कितने लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। राजधानी में जब टेस्टिंग बढ़ी तो एक दिन में करीब 4,000 तक संक्रमित लोग सामने आए, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। सोमवार को कुल 954 केस सामने आए, वहीं 39 दिनों बाद 1000 से कम मामले सामने आए थे। दिल्ली में वैसे कुल केसों की संख्या 1,23,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन एक्टिव केसों की बात करें तो दिल्ली में अभी सिर्फ 15,000 एक्टिव केस है। इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जो राहत की बात है। दिल्ली एकलौता ऐसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां हफ्तों तक लगातार एक्टिव केसों की संख्या में कमी होती रही है। हो सकता है आपको ये जानकर हैरान हो, लेकिन ये सच है कि भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में ही हो रहे हैं। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर टेस्टिंग के मामले में दिल्ली सबसे आगे है। यहाँ 13 से 19 जुलाई के बीच रोजाना 1,30,000 से 1,50,000 के बीच टेस्टिंग हुई। तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा आदि सभी राज्य दिल्ली से पीछे। दिल्ली में कोरोना के ठीक हुए मरीजों का रेट यानी रिकवरी रेट 44% है। भारत की रिकवरी रेट की बात करें तो ये फिलहाल 63% है। दिल्ली उन राज्यों में शामिल है जिनका रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। दिल्ली में शुरुआती में कोरोना मरीजों के लिए बेडों की कमी का मामला सामने आया था, फिर धीरे धीरे सरकारी बेडों की संख्या बढ़ाकर 11,874 तक लेकर जाई गई। फिलहाल दिल्ली में 77% कोरोना बेड खाली है। ऐसा होने के पीछे होम आइसोलेशन का अहम योगदान है। एक्टिव केस भले 16,000 के नीचे आ गए हैं, लेकिन मृत्यु दर अभी चिंता की वजह बना हुआ है। दिल्ली में अब तक कोरोना 3,663 मौत हो चुकी है। दिल्ली में मृत्यु दर 3% के करीब है, जो कि भारत के औसत 2.4% से ज्यादा है। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम के लिए प्रदेश सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर रोज नए फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच विभाग ने तय किया है कि बिना लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों को ही अब होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। संबंध व्यक्ति को ये सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब उन्हें घर पर सेल्फ आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध हो। यही नहीं, प्रशासन की ओर से उन्हें घर पर ही जरूरी दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। साथ ही उनके स्वास्थ्य की जानकारी नियमित रूप से ली जाएगी। कोरोना के कोई भी लक्षण नजर आने पर तुरंत जरूरी इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने इस संबंध में सूबे के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया कि किसी मरीज के होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन सेंटर में रखे जाने का फैसला जिला अधिकारी करेंगे। होम आइसोलेशन में बिना लक्षण वाले मरीजों को ही रखा जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत है तो उन्हें भी होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से घर घर जाकर दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दवाइयों की एक किट दी जाएगी, जिसमें सभी जरूरी दवाइयाँ होंगे। इसमें इस्तेमाल का तरीका भी होगा, जिससे किसी तरह कोई असुविधा नहीं हो। बिना लक्षण वाले मरीजों के घर पर आशा कार्यकर्ता की ओर से होम आइसोलेशन का पोस्टर चिपकाया जाएगा। मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए होम आइसोलेशन के दौरान क्या करे और क्या ना करे की जानकारी भी दी जाएगी। आशा कार्यकर्ता की ओर से होम आइसोलेशन में मरीज और उनके परिजनों को किसी भी समय घर बैठे 8010111213 पर मिस्ड कॉल देकर अपने स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल सलाह की सुविधा रहेगी। टोल फ्री नंबर 102 पर कॉल कर एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त करने, टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल पर मेडिकल सलाह की जानकारी मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर भी लगातार इन मरीजों की स्वास्थ्य जांच का ध्यान रखेंगे। सुपर पावर रूस ने दुनिया भर में जंग जीतने के लिए बेजोड़ हथियार निकाला है। अपने परमाणु हथियारों से पूरी पृथ्वी को कई बार तबाह करने की क्षमता रखने वाला रूस अब दुनिया की सबसे बुद्धिमान मछलियों में शुमार डॉल्फिन के सहारे युद्ध जीतने में लग गया है।
सैटेलाइट से मिली ताज़ा तस्वीरों में खुलासा हुआ कि रूस ने गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में अपनी पनडुब्बियों के साथ प्रशिक्षित डॉल्फिन मछलियों को भी तैनात किया है। आइए जानते हैं रूस की इस व्हेल फौज के बारे में। रूस की नौसेना ने अमेरिका के जवाब में 1990 के दशक में मरीन मैमल प्रोजेक्ट शुरू किया था। रूस के इस प्रोजेक्ट ने उस समय दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा जब बेलुगा नाम व्हेल मछली अप्रैल 2019 में नॉर्वे पहुंची। इस व्हेल मछली को हवल्दीमीर नाम दिया गया था। वह व्हेल मछली रूस की नौसेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम से बचकर निकली थी। अब रूस ने युद्धग्रस्त सीरिया के पास अपनी डॉल्फिन सेना को तैनात किया है। रूस को डर सता रहा है कि दुश्मन के समुद्र के रास्ते पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट से मिली ताज़ा साक्ष्यों से पता चला है कि रूसी नौसेना ने प्रशिक्षित डॉल्फिन मछलियों की सेना को वर्ष 2018 के अंत में अपने टार्टस नेवल बेस पर तैनात किया था। इस नेवल बेस पर सीरिया में युद्ध के लिए रूस ने अपने पनडुब्बियों को तैनात कर रखा है। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉल्फिन का इस्तेमाल दुश्मनों के गोताखोरों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, जो युद्धपोत को बंदरगाह के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूस अपनी पनडुब्बियों की मदद से सीरिया पर मिसाइल हमले कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन डॉल्फिन्स को ऐसे ट्रेन किया गया है कि वे समुद्र की सतह पर गिरी किसी चीज को ढूंढ निकाल जाती हैं, साथ ही खुफिया मिशन को अंजाम दे सकती है। सीरिया में तैनात डॉल्फिन को क्रीमिया के पास काला सागर में स्थित सेवास्तोपोल अड्डे से भेजा गया है। ये भी संभावना है कि ये सील भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना डॉल्फिन की है। रूस ने इन किलर डॉल्फिन मछलियों को सीरिया में क्यों तैनात किया है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। रूसी नौसेना का एक और मरीन मैमल प्रोग्राम आर्कटिक क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ पर बुलेगा व्हेल मछलियाँ और सील को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हवल्दीमीर व्हेल मछली उस समय निकल भागी थी जब कुछ व्हेल मछलियों को ओलेनिया गुबा सबरीन बेस ले जाया जा रहा था। ओलेनिया बेस पर ही रूस की जासूसी पनडुब्बियां स्थित लेकिन ये मछलियां आर्कटिक के बर्फीले पानी में ज्यादा कारगर है। घातक सील किसी भी गोताखोर के हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। ओलेनिया बेस के पास ही रूस ने एक ब्रीडिंग सेंटर बना रखा है जिससे इन मछलियों को पैदा किया जाता है। सीरिया में तैनाती के बाद रूस बहुत तेजी से अपने मरीन मैमल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। बता दें कि रूस के अलावा अमेरिका और ईरान भी बहुत तेजी से मरीन मैमल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की जांच में तेजी ला दी है। अब पता चला है कि इस मामले में मुंबई पुलिस मशहूर फिल्म क्रिटिक राजीव मसंद से पूछताछ कर रहे हैं। राजीव मसंद पर ऐसा आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर सुशांत की फिल्मों को नेगेटिव रेटिंग दी थी। राजीव मसंद अपने बयान दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। इससे पता चलता है कि पुलिस सुशांत के मामले में हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 जुलाई मंगलवार को मुंबई पुलिस ने राजीव मसंद को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया। राजीव पर कई लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने सुशांत और उनकी फिल्मों पर कई नेगेटिव आर्टिकल्स लिखे थे। इसके अलावा ये भी आरोप है कि उन्होंने अपने समीक्षा में जानबूझकर सुशांत की फिल्मों को नेगेटिव रेटिंग दी थी। माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस राजीव से पूछताछ कर यह पता करना चाह रही है कि कहीं उनके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं था। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में काफी समय से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसके बाद से मुंबई पुलिस के ऊपर इस मामले की जांच जल्द से जल्द खत्म करने का दबाव है। अब मुंबई पुलिस ने इस क्रम में पिछले दिनों में डायरेक्टर संजय लीला बंसाली और यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा जैसे हाई प्रोफाइल लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में बॉलीवुड में सोनू सूद एक मसीहा की तरह उभर कर सामने आए। जब लॉकडाउन में मजदूर पैदल अपने घरों की तरफ निकल गए तो सोनू ने हजारों मजदूरों को अपने खर्चे पर बसों और ट्रेन के जरिए उनको घर पहुंचाया। सोनू के इस काम की हर तरफ तारीफ की गई। हालांकि सोनू अभी थके नहीं हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। अब सोनू विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये सच है और सोनू सूद ने ये खुद बात शेयर की है। मजदूरों को घर भेजने के बाद अब सोनू सूद विदेशों में फंसे भारतीय छात्रों की मदद में जुट गए हैं। सबसे पहले सोनू एक चार्टर फ्लाइट के जरिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से भारतीय छात्रों को भारत लाएंगे। सोनू ने ट्वीट कर बताया,
किर्गिस्तान में रह रहे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि अब आपके घर वापस आने का समय आ गया है। हम बिश्केक से वाराणसी की पहली चार्टर फ्लाइट 22 जुलाई को चलाएंगे। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल फोन पर कुछ देर में इसकी जानकारी मिल जाएगी। अन्य राज्यों के लिए भी इस हफ्ते चार्टर फ्लाइट चलाई जाएगी। सोनू की इस मदद की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स के पेरेंट्स काफी इमोशनल हो गए और सोनू सूद को धन्यवाद देते हुए दुआएं मांग रहे हैं। बता दें कि इससे पहले सोनू सूद एक दिन पहले ही चर्चा में आ गए थे, जब उन्होंने कहा था कि वे पटना में बेघर माँ बच्चों के लिए घर का इंतजाम करेंगे। इसके अलावा सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान घर जाने में घायल हुए मारे गए मजदूरों के 800 परिवारों का खाना, रहना और पढ़ाई का खर्च भी उठाएंगे। सोनू सूद की मदद से लोग इतने अभिभूत हैं कि हाल में एक उड़ीसा के मजदूर ने अपनी दुकान का नाम ही सोनू सूद के ऊपर रखा है। बहुत से लोगों ने सोनू सूद को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रकृति भी कहर बरपा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर देर रात आकाशीय बिजली गिर गई। इस वजह से ट्रांसफार्मर सहित एक बड़ी दीवार ध्वस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में जान माल का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हरिद्वार में देर रात तेज बारिश के बीच हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड के पास आकाशीय बिजली गिर गई। यहां बने ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से बगल की पूरी दीवार गिर गई। गनीमत की बात यह रही कि रात का वक्त होने की वजह से यहां पर भीड़ नहीं थी। ये घटना देर रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर एसएसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस प्रशासन और सेवादारों ने आसपास बैरिकेडिंग लगाकर फंसे मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। इससे पहले रविवार रात हुई भारी बारिश के बाद पिथौरागढ़ में बादल फट गया था। इससे मुनस्यारी की गौरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। इसमें 5 घर बह गए हैं। पिथौरागढ़ के डीएम ने बताया, प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। 30 घर अभी भी खतरे में हैं। डीएम ने बताया कि बादल फटने से 3 की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग लापता है। मौके पर राहत तथा बचाव दल तैनात है। गाजियाबाद की घटना को लेकर यूपी सरकार पर भड़की हैं प्रियंका गांधी और स्वाति मालीवाल। गाजियाबाद में एक पत्रकार पर हुए हमले पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने हमला बोला है। जब एनसीआर की कानून व्यवस्था की ये हालत है तो यूपी में कानून व्यवस्था की हालत का अंदाजा लगा लीजिए। प्रियंका ने ये तक भी कहा कि यूपी में जंगल राज हो गया है। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट किया कि गाजियाबाद एनसीआर में है, यहाँ कानून व्यवस्था का ये आलम है तो आप पूरे यूपी में कानून व्यवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। एक पत्रकार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड़छाड़ की तहरीर पुलिस में दी थी। इस जंगल राज में कोई भी आमजन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की नेता और महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा है, गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जी ने अपनी भतीजी के साथ हो रही छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस में दर्ज करानी चाहिए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। छेड़छाड़ के आरोपियों ने अब उन पर सरेआम जानलेवा हमला किया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। कैसा गुंडाराज चल रहा है यूपी में। आपको बता दें कि विजयनगर इलाके में बीती रात एक पत्रकार को बाइक पर आए तकरीबन आधा दर्जन बदमाशों ने मारपीट करने के बाद उसे गोली मार दी। गोली उसे सिर पर मारी गई, जिसे गंभीर अवस्था में शहर के यशोदा अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। घायल पत्रकार की अभी हालत गंभीर बताई गई है। इस घटना में परिजन की तरफ से 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उनसे अभी पूछताछ चल रही है। बाकी फरार हुए आरोपियों की अभी तलाशी जारी है। घायल पत्रकार विक्रम जोशी के भाई अनिकेत जोशी ने बताया कि 3 दिन पहले आरोपी युवकों ने उनकी भांजी पर अश्लील पंक्तियां कसी थी, जिसको लेकर मारपीट भी हुई थी। भांजी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना की बाबत रिपोर्ट विजयनगर थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद से उपरोक्त घटनाक्रम में आरोपी युवक लगातार धमकी दे रहे थे। मुकदमा होने के 3 दिन बाद तक उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी का नतीजा था कि उन्होंने विक्रम को घेर कर गोली मार दी। विजयनगर में युवक विक्रम की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें युवक अपने बच्चे के साथ पैदल सड़क पर जाता हुआ दिख रहा है।
तभी कुछ लोग बाइक पर आते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। इसी दौरान एक युवक पिस्टल निकालता है और उसके सर पर गोली चला देता है, जिसके बाद पत्रकार सड़क पर गिर जाता है और इसके बाद सभी हमलावर मौके पर फरार हो जाते हैं। ये घटना बीती रात तकरीबन 10:30 बजे की है। घटना के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बताई गई है। दिल्ली में अब राशन की होगी होम डिलीवरी। आइए जानते हैं क्या है ये मुख्यमंत्री की घर घर योजना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राशन की होम डिलीवरी की मंजूरी दी है। इसे मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना का नाम दिया है। क्या है ये स्कीम, इससे जुड़ी सभी बातें हम जानेंगे। दिल्ली में रहने वाले लोगों को अब घर बैठे राशन मिलेगा, यानी किसी को अब सरकारी राशन पाने के लिए दुकानों के बाहर लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की मंजूरी दी है। ये योजना क्या है और इसके क्या फायदे हैं, आइए हम समझते हैं। घर घर राशन योजना उन लोगों के लिए है जिनका राशन कार्ड बना हुआ है। वो लोग जो सरकारी राशन की दुकान पर जाकर राशन लेते हैं, वो लोग इनका फायदा उठा सकते हैं। अब तक राशन के लिए राशन की दुकान के बाहर लाइनों में लगना पड़ता था और धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार की घर घर राशन योजना से अब राशन की होम डिलीवरी घर पर ही हो जाएगी। इसमें राशन कार्ड पर दिए गए पते पर उस घर में राशन पहुंचाया जाएगा और इन सभी की सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार करेगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें एक ऑप्शन खुला रखा है। लोग चाहे तो घर बैठे राशन की डिलीवरी ले, वरना जैसा अब तक होता आया है दुकान पर जाए और राशन ले सकते हैं। स्कीम के बारे में बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एफसीआई के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा, उसे चक्की पर ले जाकर पीसा जाएगा, फिर आटे, चीनी और चावल के पैकेट बनाकर उन लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। ये चीज समझने वाली है, क्योंकि होम डिलीवरी में पिसा हुआ आटा मिलेगा और दुकान से मिलेंगे गेहूं। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सिर्फ मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी इसे लागू होने में 6 से 7 महीने लगेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब ये स्कीम लागू होगी, उसी दिन से दिल्ली में केंद्र सरकार की स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड भी लागू किया जाएगा। इससे पूरे देश में एक ही राशन कार्ड होगा और फिर किसी दूसरे राज्य का राशन कार्ड दिल्ली में मायने नहीं होगा। टिकटॉक और हेलो जैसे चाइनीज ऐप पर बैन लगने के बाद कुछ को बड़ा फायदा हुआ है। इस बैन से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बेनिफिट मिला है। 30 जून को सरकार द्वारा लगाए गए 59 चाइनीज ऐप पर बैन के बाद इंस्टाग्राम पर रोज बिताए जाने वाले औसत समय दुगने से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी बिताए जाने वाले समय में भी बढ़ोतरी देखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन में सोशल मीडिया और वीडियो एप्स पर भारतीयों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। इससे संकेत मिलता है कि यूजर्स ने नए प्लेटफॉर्म का रुख किया है। ये बात ऑनलाइन इनसाइट मेजरमेंट कंपनी कंतार की एक स्टडी में कही गई है। कंतार ने चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने के बाद से ऑनलाइन यूजर्स के डिजिटल बिहेवियर पैटर्न के डिटेल्स दिए हैं। कंतार का वेब ऑडियंस मेजरमेंट पैनल दिखाता है कि टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप की पॉपुलैरिटी और तेज रफ्तार ग्रोथ के कारण अमेरिका के इंटरनेट कंपनियों को बाजार हिस्सेदारी में जो नुकसान हुआ था, उसे उन्होंने दोबारा हासिल कर लिया है। एक एनालिसिस के मुताबिक यूजर्स इन चाइनीज प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते घंटों बिता रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच न होने के बाद ऑनलाइन बिताए जाने वाले कुल समय में गिरावट की उम्मीद थी। हालांकि ऑनलाइन बिताए जाने वाले औसत समय में केवल 6% की गिरावट आई है। पहले ये 6 घंटे 37 मिनट था, जो कि अब 6 घंटे 15 मिनट रह गया है। इससे ये संकेत मिलते हैं कि लोगों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से प्लेटफॉर्म्स का रुख अपनाया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम को इसका तुरंत फायदा मिला है। इंस्टाग्राम पर हर दिन बिताए जाने वाला औसत समय 16 मिनट से बढ़कर 37 मिनट पहुंच गया है। वहीं फेसबुक पर 30 मिनट से ये बढ़कर 40 मिनट हो गया है। स्टडी के मुताबिक वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब का दबदबा रहा और इसकी स्थिति मजबूत हुई है। कंतार के एनालिसिस के मुताबिक देश में सबसे पॉपुलर वीडियो प्लेटफॉर्म पर बिताए जाने वाले समय में 25% की बढ़ोतरी हुई है। यूट्यूब पर अब बिताया जाने वाला समय 57 मिनट से बढ़कर अब 70 मिनट हो गया है। वहीं इसके साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही, और खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए गपशप।